तो चलो बच्चों शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। क्लियर है? अब देखो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, मोशन अकर इन ए प्लेन। ध्यान देना, सबसे पहले यहां लिखा है मोशन अकर इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन पढ़ के कैसे समझें कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। प्लेन का मतलब है 2D मोशन। इसका मतलब 2D मोशन का क्वेश्चन है, मतलब या तो प्रोजेक्टाइल मोशन का हो सकता है या तो सर्कुलर मोशन का हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मेकिंग, ये एन एंगल है, मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विथ वेलोसिटी वेक्टर, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये सवाल अपने आप बोल दिया कि भैया ये जो हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं ये सर्कुलर मोशन का सवाल है। क्लियर है? अब हम करेंगे, पहले दिमाग में ध्यान रखना कि हमारे सामने प्लेन दिया है, यहां पे इसका मतलब दो टॉपिक के सवाल हो सकते हैं, या तो सर्कुलर मोशन का हो सकता है या तो प्रोजेक्टाइल मोशन का हो सकता है। ठीक है साहब, लेकिन अभी क्या कह दिया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ दिया, रेडियल एक्सेलरेशन पूछ दिया, इसका मतलब सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो मेरी बात मानो, क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ो, और ईमानदारी से पढ़ते समय आप ध्यान देना, ये देखो कि क्या पूछ रहा है, उस पूछने के हिसाब से आप अंदाजा लगाओ कि क्या पूछ रहा है और इसमें हमें क्या करना है। पता चला बहुत सारे बच्चे यही नहीं पकड़ पाते कि पूछ क्या रहा है, तो आप एकदम परेशान ना हो, पहले ये ध्यान दे कि क्या पूछा जा रहा है, ये पहले आप समझो। अब आइए साहब, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब बनाने का प्रयास करेंगे। याद करिए, हमने आपको बोला था कि जब भी सर्कुलर मोशन का सवाल हो या कर्व पाथ का सवाल हो तो सबसे पहले हमने कर्व पाथ बना लिया। अच्छा भाई साहब, अब इस पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था। अब हम क्या करेंगे, हमको पहले से पता है कि जो टेंजेंट होता है उस टेंजेंट के डायरेक्शन में जो होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है। अच्छा, एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपका, वेलोसिटी कितना है ये बताओ, 4 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। अच्छा, एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मतलब नेट एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन के सवाल में कहीं भी एक्सेलरेशन बोले मतलब नेट एक्सेलरेशन होगा। तो नेट एक्सेलरेशन जो दिया है मेरे बच्चे, ये ए है और इसका वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कह रहा है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है मेरे बाबू, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 37 डिग्री का एंगल एक्सेलरेशन वेलोसिटी से बना रहा है। अब बताओ, तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा बता दो, भैया रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा बता दो, और भैया नेट एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी दिया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो बता दो। अब ध्यान रखना, अगर कोई सर्कुलर पाथ है, मैं यहां बता रहा हूं, अगर कोई सर्कुलर पाथ है तो इसके लिए रेडियस की बात करेंगे। सर्कुलर पाथ के लिए हम लोग रेडियस की बात करते हैं, और कोई कर्व पाथ होता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। तो वही चीज है, घबराने की बात नहीं है। रेडियस कब होगा, सर्कल के लिए यूज करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कोई आर्क होगा उसके लिए यूज करेंगे। जैसे आप होंगे ना, तो आपका नाम क्या है, मान लीजिए मोहन है, आपके मम्मी पापा आपको मोहन बुलाते हैं। आपके जो दोस्त होंगे, भगेलू या घटेलू जो भी बुलाते होंगे, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड होगी, आपको बाबू सोना बुलाती होगी। उसी तरह से एक ही चीज है, दोनों के अलग अलग नाम है, तो उससे घबराना नहीं है। आइए साहब, अब आते हम लोग क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। याद है मैंने बोला था कि अगर हमें पता चल गया कि क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का है तो मेरे जिंदगी का एक मकसद है, चिंग टपाक डमडम। नारे भाई, एक ही मकसद ये नहीं है, हमारे जिंदगी का एक ही मकसद है कि अगर सर्कुलर मोशन का सवाल होगा
तो हमें एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के पैरेलल और परपेंडिकुलर तोड़ना है। बोलो हमें क्या करना है? अगर सर्कुलर मोशन का सवाल है तो मेरे साथ बोलो क्या करोगे? वेलोसिटी को अगर सर्कुलर मोशन का सवाल है तो क्या करोगे? एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के पैरेलल और परपेंडिकुलर तोड़ना है, ऐसे बोलते हैं। अब देखो भैया, ये एक्सेलरेशन है, इसको मैं तोड़ने जा रहा हूं। किस कलर से तोड़ दूं? लो इससे तोड़ता हूं। देखो इससे तोड़ने जा रहा हूं। क्या तोड़ूंगा? वेलोसिटी के पैरेलल। तो बताओ इसको अगर मैं ऐसे तोड़ूं तो ये एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होगा पैरेलल, क्या इसी को तो बताया था पिछले वीडियो में, देखोगे तो यही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था। और इसका वैल्यू कितना होगा? a cos थीटा, मतलब a cos 37। क्लियर है? थोड़ा काट पीट करो तो 10 cos 37 का वैल्यू तो पता है ना मेरे बच्चों को, क्या होता है? cos 37 का वैल्यू बोलो, जिनको नहीं याद है ये खोपचे में बना रहा हूं, याद रखेंगे। अगर ये 3 है, अगर ये 4 है और अगर ये 5 है तो ये जो एंगल होता है मेरे बाबू 37, ये जो एंगल होता है मेरे बच्चे 53, और यहां से लिखोगे साइन 37, तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5। अगर आप लिखोगे cos 37 तो क्या होता है? 4/5। यहीं पे अगर लिखोगे साइन 53 तो मेरे बच्चे 53 ये एंगल है, इसके लिए वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, तो ये होगा 4/5। और यहां लिखोगे cos 53 तो ये वैल्यू कितना होगा? cos के लिए बेस है तो 3 क्या होगा? 5। ये डाटा है तुम्हारे लिए, मैंने दिया है, इसको तुम घर पे बैठ के लिख करके याद भी रखना। क्या बोला? सुन लो, अभी हम सवाल पे आएंगे। एक बेसिक नोट है, इसको तुम याद रख सकते हो, घर पे समझ सकते हो कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चों को तो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो करेंगे। क्या करना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, इसमें ये 3 है और ये 4 है तो ये 5 होगा। क्लियर है? अब ध्यान दो, क्यों होगा? कई सारे बच्चे सर ये कहां से आया? तो हमने मान लिया कि अगर हम ये 3 का लेंगे और अगर हम ये 4 का लेंगे तो ये जो बनेगा वो अपने आप 5 का बनेगा। क्या नहीं चल रहा है क्या? 5 का बनेगा। और जो साइड छोटा होता है उसका एंगल छोटा, तो ये साइड छोटा तो इसके सामने का एंगल छोटा, ये साइड बड़ा तो इसके सामने का एंगल बड़ा। तो ये 3 वाला 37 का होता है, 4 वाला 53 का होता है, क्योंकि ये 90 का होता है। जब हम करते हैं तो ऐसा आता है। और साइन कॉस 10 का तो फार्मूला पता ही है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैं मानता हूं कि आप क्लास 9 10th में पढ़े हैं, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसको आप सीख लीजिएगा, और चाहिए तो फिर आप बताइएगा, उसके हिसाब से किया जाएगा। ओके साहब, तो ये 10 cos थीटा 37 हो गया। अब देखो, और जनरली ये बचपन में आप पढ़ते हैं तो मैडम जी लोग आपको पढ़ाती हैं, तो उस समय अगर मैडम जी से पढ़ने पे ध्यान दिए होंगे तो आप सीखे होंगे। cos 37 का वैल्यू आपके सामने क्या आ गया? 4/5। थोड़ा मेहनत कर लीजिए, ये इसको खाएगा और ये 4 दूनी 8 आपके लिए आएगा। चल देख बच्चा, अब इसका एक कंपोनेंट इधर होने वाला है, वो कौन सा कंपोनेंट होगा? देखो इधर, ये एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर होगा, इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल। अब मुझे बता, थोड़ा समझ तो तुम लोग, देख तो, ध्यान दे तो। अगर मैं तेरे से बोलूं कि सेंट्रीपिटल लिख यहाँ पे, तो क्या लिखेगा? ए सी इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? ये एक्सेलरेशन है, ये 37 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ए साइन 37। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसके साथ लगा होता है वो कॉस, दूसरा वाला क्या होता है? साइन। पढ़े हो ना पहले से? ओके, तो ये है 10, साइन 37 का वैल्यू बोलो क्या होगा? सामने लिखा है, देख सकते हो, 3 होता है 5। थोड़ा कांड करो, ये इसको खाएगा, तेरे लिए 6 आएगा। इसका मतलब हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया उसका वैल्यू 8 है, हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया उसका वैल्यू 6 है। दोनों बातें होंगी, समझ में आया आपको? अच्छा साहब,
इसी क्वेश्चन का एक अगला पार्ट है, यहीं पे मूव करके लिख देता हूं, आप देखिए ध्यान से। इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट में हम चलेंगे और यहीं लिखेंगे थोड़ा ऊपर। आपसे तीसरे पार्ट में क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा साहब, अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहते हो तो याद करो 2-3 साल पहले हम लोग जब पढ़े थे तो हमने आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला बताया था। बोलो मेरे साथ, क्या बताया था? AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, या क्या बताया था? आर ओमेगा स्क्वायर बोला था। इतना याद रखिए, बाकी सब हो जाएगा। तो क्या आप लिख सकते हैं यहां पे, AC लिख इक्वल टू क्या लिखेगा रे बच्चा? वी स्क्वायर बाई आर। थोड़ा कांड कर तो आर इक्वल टू क्या लिखेगा? वी स्क्वायर अपान AC। अब देख क्या होगा, समझ थोड़ा, बोल तो वी स्क्वायर कितना है? यही तो वी है ना रे बाबू, यही है ना रे बच्चा भी। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। अरे हाँ यार, तुम लोग भी कैसे बोलोगे, तुम लोग तो मेरे सामने हो नहीं। कोई बात नहीं, वीडियो देखते समय बोल लेना यार, ठीक है? और सुनो ना, अगर अच्छा लग रहा है, मेहनत कर रहे तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज, वही बटन है एक तो, ठीक है? आओ तो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना लिखोगे? 16, सॉरी वी स्क्वायर का वैल्यू कितना लिखोगे? यहां लिखोगे 4 का स्क्वायर अपान AC। AC का वैल्यू बोलो कितना है तुम्हारे सामने? 6। मेहनत करो, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो ये 2 में 2 होगा और 2 तिहाई 6 होता है, ये आएगा 8/3 मीटर। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर तुम्हारे सामने आ गए। क्या हुआ? 80 का वैल्यू आया 8, यूनिट होगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। AC का वैल्यू आएगा 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और R का वैल्यू आएगा 8/3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन का हमने एक्सप्लेनेशन किया और आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो जरूर आप कमेंट करें कि क्वेश्चन समझ में आया। नहीं आया तो भी आप कमेंट करें, आपको फिर से बताने का प्रयास किया। इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, और इसमें से आपको बताना है ऑप्शन में कि ABCD चारों सही है, या A और B सही है, या ये और ये। तो अब देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ने पढ़ रखा है सीधे सीधे और बोलेंगे, चलो आप बोलो मेरे साथ, आप बताओ बिना आंसर मेरे बताए हुए, आप सोचो, सोच के बताओ क्या होगा, बोलो। अरे सर इतना आसान सवाल है, इसमें क्या पूछ रहे हो? सीधा सीधा ऑप्शन हो गया दूसरा, बोलो है ना? सब बच्चे सोच लेंगे दूसरा है, मार के चले आएंगे, और बाद में मिलना चाहिए था 4 नंबर, मिलेगा बोनस में -1। गलत हो जाएगा। समझ में आया क्यों गलत होगा? अभी आप सोचो, समझो मेरी बात को। इसलिए कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के आते हैं, और ये पैटर्न है, आता है, पिछले साल भी नीट में आया, उसके पहले भी आता, हमेशा आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा होशो हवास में रहें, सोच समझ के करने का प्रयास करें, बिना कुछ मत करें। देखिए क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग हमेशा, कैसे करेंगे? ये दूसरा वाला ऑप्शन सही नहीं है। अब देखो, ये तो हमको बेटा पहले से पता है। अभी बोलोगे सर आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था कि ऐसा होता है, तो ये तो हमें पता है सर, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, फिर आप कहोगे सर ये भी आपने हमें पढ़ाया था, अभी हमको पता है कि ये दोनों होता है, लेकिन सर इसमें दोनों में डाउट है, आप मुझे समझाओ कि ये होगा कि नहीं होगा। देखो एक चीज समझो, पहले मैं थोड़ा सा कुछ समझाता हूं, फिर इस सवाल का जवाब अपने आप आ जाएगा, तुमको देखना। जब हम लोग बात कर रहे थे मेरे बच्चे, क्या बात करते थे, ये हम ऐसे बनाए थे, आपको याद होगा, और ये हम ऐसे बनाए थे। अभी हम सब बना दे रहे हैं साथ में, ताकि हमको प्रॉब्लम बाद में न हो। ओके, अब हम लिखना शुरू करेंगे। देखो आपको याद है कि यहां पे हमारा क्या था, वेलोसिटी वेक्टर था, और यहीं पे हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी था। मतलब इसी लाइन पे हमारी वेलोसिटी वेक्टर भी थी, इसी लाइन पे हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी था। ये जो लाइन था यहाँ पे हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था, इसी को हम यहाँ शिफ्ट किए हैं, तो ये सेंट्रीपिटल इधर हो गया। अरे जो यहाँ था ना, इसी को उठा के उधर लाए तो सेंट्रीपिटल हुआ, और ये हमारा बच्चे नेट था, और ये एंगल थीटा था। अब आप मुझे बताना, थोड़ा समझना,
आप जो 80 लिखते थे, क्या ये a cos थीटा लिखते थे क्या? तो अगर आप दूसरे शब्दों में बोलो, थोड़ा वेक्टर पे पीछे जाओ, वेक्टर को याद करो, तो ये 80 क्या है? अगर आप वेक्टर में जाओ तो 80 क्या है? 80 जो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर बी है। बोलो है कि नहीं? बोलो 80 क्या है? 80 जो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर वी है। लेकिन ये कौन सा प्रोजेक्शन है? वेक्टर प्रोजेक्शन, स्केलर नहीं है, वेक्टर प्रोजेक्शन। बोल, इतना तो समझ में आया। लेकिन अब हमारी जो बात है, हमको तो केवल a cos थीटा से लेना है, डायरेक्शन की बात तो कर नहीं रहे, केवल a cos थीटा की बात कर रहे हैं। तो अब ये हम a cos थीटा अगर निकालना चाहें तो छोटा सा मेरी बात समझिएगा, यहां हमारे पास जो दिया है वेक्टर a और यहां जो हमारा वेक्टर v लिया है, अगर मैं वेक्टर a डॉट वेक्टर v करूं तो क्या मेरे बच्चे बता सकते हैं कि यहां मैं ए वी कॉस थीटा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख के कोई गुनाह किया हूं? नहीं किया ना रे बाबू, नहीं किया ना रे बच्चा। तो हम लोग आराम से यहां ए वी कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब मेरे बच्चों के मन में आएगा तो ठीक है ना, यहां से ए कॉस थीटा निकाल लेंगे। तो अगर बच्चे हमारे ए कॉस थीटा लिखते हैं तो क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी डिवाइडेड बाई वी करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, समझ में आया? और यही तो है ना यार 80। अरे यही तो 80 है। तो 80 बराबर क्या हुआ? ए कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी बाई वी, या इसको क्या लिख सकते हो? वेक्टर ए डॉट, अरे याद करो, किसी जमाने में पढ़े थे ना कि किसी वेक्टर में, हमने किसी जमाने में पढ़ा था कि किसी वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मॉड से डिवाइड करते हैं तो एक नया वेक्टर आता है जो कि टोपी लगा के आता है। इसी को तो टोपी लगाए हुए वेक्टर को, कैप लगाए हुए वेक्टर को ही तो यूनिट वेक्टर बोले थे ना यार। अरे भूल जाते हो क्या? अरे सब पढ़ाया गया था ना रे तुमको, तो भूलते क्यों? यही तो यूनिट वेक्टर है। तो बताओ, अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो क्या है? वी कैप इज इक्वल टू वेक्टर वी अपान वी का मॉड। बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो लिख दिया रे बाबू, समझ में आया? अरे बोलो, तो ये तुम्हारे सामने क्या लिखोगे? इधर देखो, इन दोनों को अगर हम एक साथ खोपचे में ले ले तो ये क्या आएगा? वेक्टर ए वी कैप। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे हीरे मेरे मोती, इस बात को याद रखना तुम लोग कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ये भी फार्मूला है। और मेरी बात सुन लो, इसको याद करना है 3 बार। 3 बार याद करो पानी के साथ। जिसको मन है वो चाय के साथ भी याद कर सकता है, जिसको मन है वो कॉफी के साथ भी याद कर सकता है, और जिसको मन है वो इन्हीं चीजों के साथ याद करेगा, किसी और चीज के साथ याद नहीं करेगा। समझ में आया? बोलो। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला याद रखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू ए कॉस थीटा तो होता ही है, साथ में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर वी का मॉड जो होगा तो क्या देगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। माने वेक्टर ए में वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उसमें वी के मॉड से डिवाइड करेंगे तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिव्स ऑलवेज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। समझ में आया? बात पकड़ में आई? तो आ जाओ, इसका आंसर कौन सा सही है? ये भी सही है रे बाबू, और ये भी सही है। इस तरह से इसके चारों ऑप्शन सही है। और ये जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन तो है ही ऑब्जेक्टिव के रूप में, इसका जो आंसर है ये वाला ये इसको याद रखना है तुमको, समझ गए। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं और मजा लेते हैं उस क्वेश्चन का। देखो फिजिक्स को मजे से पढ़ो, फिजिक्स को मजे से पढ़ोगे तो मजा आएगा, क्योंकि फिजिक्स में जितना मजा है उतना कहीं मजा नहीं है। समझ में आया क्यों? क्योंकि फिजिक्स में वही होता है जो दुनिया में होता है, और दुनिया में वही होता है जो फिजिक्स में होता है। चलो चलो अब नए सवाल पे चलते हैं और मजेदार बात करते हैं। ये जो सवाल है बहुत मस्त है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इस सवाल को करने के बाद तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सवाल को करने में बड़ी मजा आता है और करने के बाद बहुत कुछ सीखते हैं जिससे आगे हमको फायदा होता है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है, मोशन अकर इन ए प्लेन, मतलब सीधी सी बात, अगर प्लेन में है तो एग्जाम में या तो ये सर्कल का सवाल होगा या किसका होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल होगा। ओके, लेकिन लास्ट में पूछ दिया रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका मतलब सर्कुलर मोशन का सवाल है। देखो यहाँ क्या दिया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, वो दे रखा है 2i कैप प्लस दे रखा है 4j कैप। ओके, और क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन वेक्टर दे रखा है, वो दे रखा है 4i कैप और प्लस दे रखा है j कैप। ओके, कह रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है मेरे बच्चों। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है तो घबराना क्या है, कोई घबराहट नहीं है यार, हम लोग टैलेंटेड लोग हैं, तो हम लोगों को एकदम बहुत सब पता है, आराम से करेंगे। देखो कैसे करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, याद करो, अभी तो थोड़ी देर पहले तुमको बताया था यार कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई वेक्टर बी का मॉड। तो यही तो बोला था मेरे बाबू। तो एक काम करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूं क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है बच्चों को डॉट प्रोडक्ट पहले से आता है। ए डॉट बी करेंगे, 4 ये है 2 ये है, हो जाएगा 8, ये क्या है 4 है और ये 1 है, कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 2 जा 8 और ये 4 1 जा 4, ये हो गया 12। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया 12। थोड़ा मेहनत कर लेते हैं और साथ। अब आओ वेक्टर बी का हम निकाल लेते हैं यहाँ पे मॉड, अंडर रूट लिखेंगे, इसके पहले कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर, फिर इसके पहले कितना है 4 तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर। आ जाओ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, थोड़ा मेहनत करो तो देखो तो बी का मॉड कितना आया, अंडर रूट में आएगा 4 प्लस आएगा 16, मेहनत करेंगे तो आएगा 20, और अंडर रूट 20 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 4 लिख लो, एकदम आसान बता रहा हूं, परेशान मत हो। 20 को लिख सकते हो 5 इंटू 4, एकदम जो लेमैन होगा, बच्चा होगा जिसको थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, वो भी सवाल को सीख सकता है बीएम सर से पढ़ने के बाद। आ जाओ, तो ये 2 है और रूट 5 है, ये तुम्हारे सामने आ गया वेक्टर बी का, ये रूट 5 है, ये आ गया तुम्हारे सामने वेक्टर बी का मॉड। रख लो यार। आ जाओ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, कितना आया है ए डॉट वेक्टर बी, आया है 12 डिवाइडेड बाई v का, हमको क्या चाहिए ध्यान दो, वेक्टर v का कैप चाहिए, मतलब वेक्टर v का मॉड चाहिए। ये कितना दिया है मेरे बाबू 2 रूट आया है 5, मेहनत करेंगे, ये आ जाएगा हमारा कितना 6, ये आ जाएगा 6 बाई कितना आएगा रूट 5। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, फिर से देख लो, ये है 12, ये होगा 8, ये होगा ये 12 हो गया, v का मान निकालोगे 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 20 हुआ, तो 4 हुआ 2 रूट 5, सही है। a डॉट b इतना है बाई इतना क्या ये आया, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया, वैल्यू आएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। समझ आया? बोलो, अभी जो कंसेप्ट थोड़ी देर पहले तुमको सवाल के रूप में कराया था, बताओ उसका जरूरत है कि नहीं? पढ़ा ना? इसीलिए सही जगह पे सही चीज जब सीखेंगे तो सही होगा। इसलिए फिजिक्स सीखना है, चाहे वो नीट के लिए हो चाहे वो जेई के लिए हो, तो बीएम सर इज बेस्ट। पता है अभी मैं नीट का इसलिए शुरू किया कि नीट का एग्जाम होने वाला है, अभी जेई एडवांस का भी एक नया बैच शुरू करने वाला हूं, जिसमें केवल
1.5 से 2 महीना जो समय बचा है उस समय में हम जे एडवांस का काम करेंगे। समझ में आया? अब ध्यान देना, सुनना इधर। टेंजेंशियल आ गया तो अब निकालेंगे रेडियल। टेंजेंशियल आ गया तो क्या निकालेंगे? रेडियल। अब देखो रेडियल कैसे निकालेंगे। अब होता क्या है, अब देखो, अब टेंजेंशियल तो आ गया, अब हमको क्या निकालना है? रेडियल। यार समस्या है, समस्या क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला हमको पता है मेरे बच्चों। अब देखो यही लिखता हूं, रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला हमको पता है v²/r, या हमको पता है r⍵²। यार यहाँ तो ऑलरेडी रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, इसका मतलब यहाँ तो ये पता ही नहीं है हमको। चलो भी तो पता है, लेकिन अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होता तो काम चल जाता। और ये भी नहीं पता, तो ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, तो इसका सहारा तो नहीं ले सकते। समझ रहे हो ना मेरी बात? अरे यार इन 3 है ना, तो 3 में से कम 2 पता होगा और 1 नहीं पता होगा, तभी तो ले सकते हैं सहारा। या तो तीनों में से 2 ही नहीं पता, तो कैसे सहारा लेंगे? तो क्या किया जाए? कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, बोलो। तो क्या करेंगे? ध्यान दो, समझना इधर। इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका मैं तुमको बता रहा हूं कैसे। याद करो, a = हमने पढ़ा था अंडर रूट में AR² और प्लस पढ़ा था AT²। बोलो पढ़ा था? अरे यार ये फार्मूला पढ़ा था। A क्या था? AR² प्लस AT² पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब इसमें देखो, ये भी हमको पता है और ये अभी तो हम निकाले हैं यार, अभी तो निकाले हैं। तो बताओ ये नहीं आ जाएगा हमसे? एक काम करो, दोनों साइड का स्क्वायर करो तो फटाफट दोनों साइड का स्क्वायर करो तो आएगा A² आएगा AR² प्लस आएगा AT²। अच्छा बेटा, हमको चाहिए क्या? AR² ना, लिखो तो AR² हम लिखेंगे तो A² माइनस AT²। बाबू रे, बच्चा रे, अगर यहां से A दिया है, इसका अगर हम मॉड निकाल ले इसी क्वेश्चन में, यहीं पे अगर मॉड निकाल ले। अच्छा एक काम करते हैं, यहां लिखेंगे तो गाज पाज हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में तुमको समझाते हैं। देखो ये है, ये हुआ ना, तो आओ नेक्स्ट पेज में तुमको बताते हैं। देखो तो थोड़ा, यहां से हमारे पास AR² जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा है? AR² हमने लिखा है A² माइनस AT²। अच्छा एक बात बताओ, इधर खोपचे में लिख रहा हूं, थोड़ा देखो तो, क्या तुमको वेक्टर A जो है क्वेश्चन में, इधर देखो, क्या वेक्टर A = 4i प्लस j है? और तो वेक्टर A क्या है? 4i और प्लस है मेरे बच्चे j। तो अगर वेक्टर A का कोई मॉड निकालना चाहे तो क्या अंडर रूट में 16 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 लिखेगा? तो क्या अंडर रूट में 17 लिखेगा कि नहीं लिखेगा? आओ आ जाओ भैया, तो ये हो गया अंडर रूट में 17 का क्या होगा? स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 17 माइनस 80। देखो तो क्या 6/5 रूट है? बोलो चलो आ जाओ भैया, ले आओ। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6 की जगह पे 36 और 5 का हो जाएगा 5। मेहनत करो, 17 बचे कितना होता है? 85। तो ये हो गया 85 माइनस आएगा मेरे बच्चे 35 डिवाइडेड बाई आएगा 5। थोड़ा कांड करो, 85 में से 35 जाएगा, 35 माइनस 35, 85 माइनस 35 जो होगा 50 डिवाइडेड बाई होगा 5। कितना गंदा सा दिख रहा था लेकिन कितना अच्छा सा आंसर आया। ये इसको खाएगा, तेरे लिए 10 आ जाएगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू अंडर रूट 10 आएगा। ये तेरा रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। देखे तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट हमको यूज करना पड़ेगा और अलग अलग कंसेप्ट यूज करके हमको रेडियल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना पड़ सकता है। इसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। केवल हवाबाजी से नहीं डॉक्टर बनेंगे, केवल 2-4 अक्षर पढ़ लिए कि ओमेगा क्या है, भी क्या है, उससे नहीं होगा। थोड़ा अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, तभी जाके। क्लियर है?
तो आइए साहब नेक्स्ट आते हैं। आपके सामने क्या आएगा, रेडियल आ गया, टेंजेंशियल आ गया। क्या आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चाहिए? जी सर, मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, ए आर का फार्मूला हम लिखते हैं वी स्क्वायर बाई आर। तो आर क्या लिखने वाले हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वी स्क्वायर बाई ए आर लिखेंगे। और वी का वैल्यू, वी का जो मैग्नीट्यूड है, आप यहां से देखो ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है। वी का जो मैग्नीट्यूड आया है वो 2√5 आया है, मतलब अंडर रूट में 20 आया है वी का स्क्वायर। तो मैंने सॉरी वी कितना आया है, अंडर रूट में 20, तो उसका स्क्वायर कितना होगा 20, सीधे सीधे अपान ए आर। ए आर आपके सामने कितना आया है, रूट में आया है, बोलिए आया है, बोलिए आया है। इसको अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10, बोले लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 2 इंटू 10। तो अगर अंडर रूट के बारे में बात करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 इंटू रूट 10 इंटू लिख सकते हैं रूट 10 अपान लिख सकते हैं रूट 10। आप कहोगे ऐसा क्यों लिखे, तो 20 को हमने लिखा 2, ऐसे देखो यहाँ लिखा हमने 20 इक्वल टू लिखा 2 इंटू 10 और इसको लिख लिया 2 और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10, सीधा सीधा रख दिया। मेरे बाबू ये इसको खाएगा और मेरे बच्चे तेरे लिए 2√10 आएगा और ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका यूनिट होगा मीटर। तो हमारे सामने 3 क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन के जवाब हमने निकाले। इसके पहले वाले सवाल में क्या था आपने देखा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वैल्यू के रूप में दिया था, उसका मैग्नीट्यूड दिया था और एंगल दिया था, तब सवाल। इस वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर के फॉर्म में दिया है और तब आपसे सवाल पूछा जा रहा है। क्लियर है, पक्का समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। और इस तरह से ये हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट सॉल्यूशन बना। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो आप एक बार इसको देखिए, रोक के करिए। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आएगा। जैसे ये जो क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, ये दे करके जो आपसे टेंजेंशियल पूछा गया है, अगर आप पढ़े होंगे, अगर आपको आता है तभी आप कर पाएंगे। अगर आपको ये फार्मूला पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम। क्लियर है? तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को कोई दूसरे तरीके से करना चाहे, सेकंड मेथड से करना चाहे, तो देखो क्या करेगा, इन दोनों को यूज करेगा। क्लियर? और इन दोनों का यूज करके पहले ए और वी के बीच एंगल निकालेगा। क्लियर? और फिर ए का मॉड निकालेगा और फिर उस एंगल से ए को टेंजेंशियल और रेडियल में तोड़ेगा, उससे करेगा। लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, तकलीफ ज्यादा होगा, इसलिए इतना ज्यादा हम करने वाले नहीं है, सीधा सीधा करके खाली हो। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो कि इससे भी अच्छा सवाल है एकदम। हम कर्व पाथ पे बात कर रहे हैं और इस पे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए।